प्राचीन समय की बात है। धौलपुर नाम के एक गांव में विश्वकर्मा नाम का एक पंडित रहता था। वह बहुत ही विद्वान पंडित था। वह कथा सुनाने बहुत दूर दूर तक जाते थे और बड़े बड़े राजा भी उनका सम्मान करते थे। विश्वकर्मा इतनी सुंदर तरीके से कथा सुनाते थे कि मूर्ख को भी समझ में आ जाता था। एक बार की बात है, विश्वकर्मा एक गांव में कथा सुनाने गए थे और वह कभी कभार उसी गांव में रहने वाले एक बहुत ही साधारण से ब्राह्मण के यहाँ ठहर जाते थे। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी जो सयानी हो चुकी थी। वही विश्वकर्मा को हमेशा भोजन कराया करती थी। लेकिन वह एक सप्ताह में ही विश्वकर्मा पंडित से इतनी प्रभावित हुई कि लोक लाज छोड़कर अपने पिता से बोल दिया, पिताजी, मुझे विश्वकर्मा पंडित बहुत पसंद आ गए हैं और वह मेरे रोम रोम में बस गए हैं। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे बेटी, तुमने कौन सा रोग लगा लिया? तुम्हारी बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। तुम जानती हो कि विश्वकर्मा एक बहुत बड़े विद्वान पंडित है। वह तुम्हारे जैसी साधारण लड़की से विवाह कैसे कर सकते हैं? और शायद वह अभी विवाह के बारे में सोचते ही नहीं हो। देखो बेटी, मैं एक गरीब पंडित हूं। अगर मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव विश्वकर्मा जैसे महान पंडित से रखा तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं विश्वकर्मा के सामने तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव नहीं रखूंगा। पिताजी, एक तरफ आप कहते हो कि विश्वकर्मा एक विद्वान पंडित है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि उनके सामने प्रस्ताव रखकर आप अपमानित हो जाओगे। क्या आप विद्वान की परिभाषा नहीं जानते? विद्वान को अमीर गरीब से क्या मतलब? विद्वान कोई सेठ साहूकार थोड़ी होता है। विद्या धन दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता तो सभी सेठ साहूकार विद्वान होते। फिर ब्राह्मण को कौन पूछता? और आप कहते हो कि मैं अपमानित हो जाऊंगा। पिताजी, विद्वान किसी का अपमान नहीं करते और विद्वान किसी का दिल नहीं दुखाते। अगर तुम्हें विवाह की जल्दी है तो किसी अच्छे से लड़की को देखकर तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ। पिताजी, किसी को पकवान पसंद है और सामने रखा हुआ है, फिर भी आप कहते हो कि सातू खिला दूंगा। मुझे किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं है। और इससे पहले कि विश्वकर्मा पंडित अपनी कथा समाप्त करके अपने गांव लौट जाए, आप उनसे मेरे विवाह की बात कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर उनसे बात करूंगी तो यह अमर्यादित हो जाएगा। इससे अच्छा आप ही उनसे बात कीजिए। तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम एक साधारण और बेवकूफ लड़की हो। वह विवाह करेंगे तो किसी अमीर घर की लड़की से करेंगे या फिर किसी राजकुमारी से। आप जब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरे जीने से क्या फायदा? मैं आज ही अंजल का त्याग करके अपने प्राण दे दूंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं पिघलने वाला। तुम हर बार धमकी देकर मनवा लेती हो, लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला। तुम मर भी जाएगी तो भी मैं इस बात को विश्वकर्मा के सामने नहीं कहूंगा। और तुझे तो मर ही जाना चाहिए। तो मुझे कौन सा सुख पहुंचा रही है?
हमेशा कोई ना कोई नई मांग करती रहती है। बाप बेटी घर के अंदर झगड़ रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि घर से बाहर खड़े होकर विश्वकर्मा पंडित उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? इस तरह बाप बेटी को लड़ना नहीं चाहिए। पंडित की आवाज सुनकर ब्राह्मण सहम गया और घर से बाहर आकर बोला, पंडित जी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। ये मेरी लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा कोई ना कोई नई मांग करती रहती है। ये तो बहुत अच्छा करती है। अगर वह आपसे मांग नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी से करेगी? माता पिता की अनदेखी के कारण ही लड़कियां बिगड़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा इसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। बेटियां बहुत भाग्य से जन्म लेती है। बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। बेटियां कभी भी अमीर गरीब नहीं होती, वह तो खुद ही पुरुष की किस्मत होती है। वैसे आप दोनों किस मुद्दे पर लड़ रहे थे और आपकी बेटी आपसे क्या मांग कर रही है? अरे इसकी मांग तो बहुत ही अटपटी है। अब मैं आपसे कैसे कहूं कि वो आपसे विवाह करना चाहती है। खुद अनपढ़ गवार है, लेकिन इसकी चाहत बड़ी है। इसको क्या पता कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ये तो आपकी पैर की जूती भी नहीं है। आप एक बेटी का अपमान कर रहे हो। आप ब्राह्मण होकर इतना दुष्विचार कैसे रख सकते हो? अरे हर स्त्री गुणों की खान होती है। भगवान ने किसी भी स्त्री को मूर्ख नहीं बनाया है। स्त्री तो पुरुषों से भी ज्यादा चतुर होती है। घर की मान मर्यादा स्त्री से ही होती है। स्त्री ही पुरुष को सिखाती है। आपकी बेटी की मांग बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। अगर वह मुझे विवाह करना चाहती है तो मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा और यह मेरा सौभाग्य होगा। पंडित जी, आप बहुत महान हो जो मुझ गरीब को सम्मान दे रहे हो। असली विद्वान तो वही होता है जो सबका सम्मान करे, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माने। आप अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने का प्रबंध करो। हम यहाँ से जाते वक्त इससे विवाह करके उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। ये बात ब्राह्मण की बेटी अंदर से सुन रही थी और ब्राह्मण भी खुश था कि उसकी बेटी एक बड़े विद्वान से ब्याही जाएगी। उस गांव में जब कथा समाप्त हुई तब विश्वकर्मा पंडित ब्राह्मण की बेटी से विवाह करके उसको अपने घर ले आए। ब्राह्मण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनको बिन मांगे इतना मिल जा रहा था कि उसको रखने की जगह भी नहीं थी। वह ज्यादातर सामान बांट देते थे। अब ब्राह्मण की बेटी ने पंडित से विवाह तो कर लिया था, लेकिन पंडित जी तो 6 महीने घर से बाहर रहते थे और कभी कभार ही घर में आते थे। और ब्राह्मण की स्त्री कुलीन स्त्री थी। वह ब्राह्मण की मजबूरी समझती थी, इसलिए वह घर में आराम से रहती थी और आस पड़ोस के लोग जो ब्राह्मण के एहसान के तले दबे थे, वह उसका ख्याल रखते थे, क्योंकि पंडित हमेशा उनकी सहायता करते थे। अरे पंडिताइन जी, आप अब पंडित जी पर दबाव बनाओ कि सिर्फ पंडिताई से काम नहीं चलने वाला। ये धन दौलत और पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, जबकि कोई घर में खाने वाला ही नहीं है। आप
पंडित जी से अब सख्ती से पेश आइए। यह मीनाक्षी सही तो कह रही है। मेरी भी चुप्पी की हद हो गई है। आने दो इस बार पंडित जी को, उनको उनकी नानी याद दिला दूंगी। 2 दिन बाद जब ब्राह्मण घर आए तो ब्राह्मणी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। आज ना तो उसने पंडित जी के पांव छुए और ना ही उन्हें घर में आने के लिए आग्रह किया। तब पंडित जी ने कहा, भाग्यवान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस बात पर नाराज हो? क्या आप मेरी नाराजगी को नहीं समझ सकते? अरे मैं ही मूर्ख थी जो आप जैसे कठोर आदमी को भला समझ के आपसे विवाह कर लिया। आपने केवल अब तक मुझे दुख पहुंचाया है। आपने हमेशा मेरी चुप्पी का फायदा उठाया है। आप ये क्या कह रही हो? मैं आपको दुखी कैसे कर सकता हूं? मैंने तो आपके भले के लिए हर उद्यम किया है। मैंने कभी भी रुपए पैसे, धन दौलत, गहने जवाहरात की कमी नहीं होने दी। आप यह सब नाटक बंद करो। आप नहीं जानते कि एक भोली स्त्री को यह सब नहीं चाहिए। उसको चाहिए तो सिर्फ अपने पति का प्यार। और आप तो मुझे कभी प्यार देते ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आपने कोई सौतन रखी हुई है। महीने में 1-2 बार यहाँ इसलिए आ जाते हो ताकि मुझे लगे कि आप मुझसे प्यार करते हो। ब्राह्मण ने पत्नी से उलझना ठीक नहीं समझा और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आए और बोले, ये सब बातें पड़ोसियों को सुनाने के लिए नहीं है। तुम ये सब बातें छोड़ो और बोलो कि मुझसे क्या चाहती हो। अब आप इतने भी ना समझ नहीं कि मुझे आपको बताना पड़े। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। हमारे विवाह को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारे एक भी बच्चा नहीं हुआ। जबकि मेरी पड़ोसन के घर में 8 साल में 4-4 बच्चे हो गए हैं। बिना बच्चों का घर कैसा? कल को आप और मैं बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? भाग्यवान लगता है। आपको किसी पड़ोस की स्त्री ने भड़काया है। लेकिन अगर आप भगवान से ज्यादा भरोसा औलाद पर करने लगी हो तो औलाद भी हो जाएगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि एक बार अगर आप घर आओ तो 1 महीने रहकर जाओ। नहीं, अब मैं 6 माह घर पर रहूंगा और 6 माह बाहर रहूंगा। मुझे भी समझ में आ गया है कि मुझसे गलती हो रही है। पत्नी को अकेले छोड़कर मैं बाहर घूम घूम कर सुख की तलाश कर रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब मैं या तो 6 महीने बाद ही कहीं जाऊंगा या 1 माह घर पर रहकर अगले महीने कहीं जाऊंगा। अब तो तुम खुश होना। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है न कि मैंने बाहर कोई भी स्त्री नहीं रखी है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं भी एक स्त्री हूँ और दूसरी स्त्री की बातों में आ गई थी। और ब्राह्मण की दैनिक क्रिया में परिवर्तन आ गया। अब वह जितना समय अपने काम को देते थे उतना अपनी पत्नी को भी दिया करते थे। और 9 महीने बाद ही उनके घर में एक पुत्र हुआ। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, अब आप फिर से पहले की तरह हैं, दूसरे गांव में जाकर कथा सुना सकते हो। अब मैंने जो नियम बना लिया है वही ठीक है। आपके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता। अब मैं जिंदगी भर इसी तरह आपके साथ रहूंगा और बार बार
मेरे नियम में बदलाव नहीं करूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसा चाहो वैसा ही करो।